लास्ट क्लास में आप लोगों को हेलो एल्केन्स में हुन्च-डीकर रिएक्शन या बोराडीन हुन्च-डीकर रिएक्शन ये बता दी गई थी। आज की क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन सभी को पता है। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, हटाना। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है, वो आता है, किसी को हटाता है, उसकी जगह खुद लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो हमको आज इसमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ? अगर वो हटाने वाला न्यूक्लियोफाइल है, नाभिकीय स्नेही है, तो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल लिया गया है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। ये आ रहा है, इसने RX से X को रिप्लेस किया और उसकी जगह पर ये खुद लग गया है और X माइनस बाहर निकल जाएगा, ये X माइनस के पास लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? इस X को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? सब्स्टिट्यूशन हो गई, रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हो गई। और इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए इस नाम जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसमें अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें भी हम कई टाइप पढ़ते हैं। जैसे एक टाइप हम लोग पढ़ते हैं SN1, एक पढ़ते हैं SN2, एक होती है SNI और एक होती है SNAR। तो ये कौन कौन से हो जाएगा? ये SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये इसके 4 पार्ट हैं। तो हमको यहाँ पर जो आज हम लोगों को देखना है वो मेन हमारा SN1 रिएक्शन है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन क्या है? SN1 को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, नॉर्मल जो पॉइंट बताए जाते हैं वो 3 पॉइंट बताए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी 2 स्टेप में होती है। सेकंड पॉइंट बताया जाता है, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, यहाँ पर ये जो होगा यही हमारा क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। और इसको हम कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे सब्सट्रैक्ट कहेंगे, या इसको हम कह सकते हैं लीविंग ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ से छोड़ रहा है। ठीक है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ये हमारा जो सब्सट्रैक्ट होता है उस पर बोथ साइड से क्या करता है? अटैक करता है। और तीसरा पॉइंट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, संक्रमण अवस्था इसमें नहीं बनती। क्या होती है वो भी बताइए। ठीक है, नॉर्मली ये 3 स्टेप इसमें बताए जाते हैं, होते इससे ज़्यादा भी हैं, कुछ अलग भी स्टेप होते हैं। क्या होता है भी बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट निकालने के लिए किया जाता है। कई लोग इसको कह देते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि जो रेट होती है वो हमारी जो कंसंट्रेशन होती है उसकी 1 पावर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है, किस तरह से डिपेंड करती है, ये सब भी आपको आगे मैकेनिज्म के साथ बताया जाएगा। तो पहले एक मैकेनिज्म देखते हैं, उसी के साथ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। RX का एल्किल हैलाइड जल अपघटन कराया जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने लिया, नॉर्मली हम SN1 रिएक्शन में जो हम एल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे वो हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे,
क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड में कार्बोकैटायन बनाने की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करती है। पीछे कई टॉपिक आपको बताए गए थे जिसमें SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन जो हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन था उस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे एक लिया है कार्बोकैटायन RX, इसको हम लिखने के लिए इस तरह भी लिख सकते थे, RX लिख देते और यहाँ पर लिख देते ये हमारा क्या है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये भी और ये दोनों हमारे सेम है। टर्शियरी क्या होता था, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन तीन तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, तो ये हमारा क्या टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। अब मान लो कि इसकी रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं। ठीक है, वाटर से करा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, ROH प्लस X माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, तो मैकेनिज्म से समझते हैं और इसकी जगह पर हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड हमने ये लिया है यहाँ पर CH3 CH3 इसकी हमने रिएक्शन कराई वाटर से। ठीक है, तो वाटर से अब इसको भी लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी इस तरह लिखा जा सकता है CH3 का होल थ्राइस CCl। दोनों कंपाउंड हमारे सेम है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा CH3 होल थ्राइस COH प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म बाय मैकेनिज्म ये हमारा कंपाउंड बन कैसे रहा है। मैकेनिज्म से इसको समझते हैं। जैसे जो हमारा पहला कंपाउंड है CH3 का होल थ्राइस CCl, सबसे पहले ये हमारा ब्रेक करेगा कैसे, CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव और Cl माइनस। पहला स्टेप जो होगा वो हमारा ऑलवेज स्लो होगा और यही हमारा रेट डिटरमाइन करेगा। जो पहला स्टेप में जो हमारा रिएक्टेंट होगा, पहला स्टेप स्लो होगा और यही हमारा रेट डिटरमाइन करेगा। ये देखो हमारा यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था कैसे, और जब इसकी रेट निकालेंगे तो रेट जो होगा कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमारा इसको क्या कहा जा रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी रेट डिटरमाइन होती है ये इसी स्टेप में डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेप हुआ मेरा जिसमें ये कार्बोकैटायन बना है, ये स्टेप ही हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। ठीक, अब अगर बात करें सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड, दो स्टेप में कह रहा है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड है CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव। अब इसमें क्या दिखेगा, इसको जो सेकंड स्टेप में जो वाटर है वो इस पर अटैक करने के लिए आएगा। वाटर के पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वाटर के पास इलेक्ट्रॉन है, वाटर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लें, CH3OH। अब देखो ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब एक और वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, या ये समझे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ये बैलेंस करने के लिए अपना एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो ये इस तरह ब्रेक होगा, निगेटिव और H प्लस, ये H प्लस किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, H3O प्लस निकल जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3OH। ये कंपाउंड हमारा बन करके आएगा। दो स्टेप तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, बोथ साइड। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। हमने आपको एक नॉर्मल मैकेनिज्म बताई है कि ये कंपाउंड हमारा बन कैसे रहा होगा। इसमें जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या हो रहा है, एकदम स्लो स्टेप हो रहा है, और यही हमारा रेट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इस तरह से कंपाउंड बनता है। इस तरह से जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा के सब्सट्रैक्ट पे अटैक करता है और उसके न्यूक्लियोफाइल को हटने के बाद अपना न्यूक्लियोफाइल जोड़ता है। तो ये हमारी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब कौन कौन से स्टेप इसमें होते हैं, कौन कौन से कैसे हम रेट निकालते हैं, कैसे कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वाटर ही यहाँ पर जो वाटर लिया जा रहा है वाटर ही क्यों अटैक कर रहा है, ये जो Cl माइनस निकला है ये इस पर क्यों नहीं अटैक कर गया है। ठीक है, देखो यहाँ से Cl माइनस भी तो निकल रहा है,
अब पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो यही क्यों नहीं अटैक कर जा रहा है इस पर, इसी को क्यों अटैक करने दे रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। तो जैसे इसमें पहली जो बात की गई कि ये हमारा क्या होता है, पहला जो पॉइंट बताया गया यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो इसके मॉलिक्यूल्स हमारे कितने लेके चले जा रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल लेकर के चला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी यूनिमॉलिकुलर से ही इसकी अगर मॉलिकुलरिटी कही जाए तो मॉलिकुलरिटी कहने के लिए इसकी 1 कह सकते हैं, लेकिन मॉलिकुलरिटी हम इसके ऐसे निकाल नहीं सकते। इसी से ही हम निकालते हैं कि ये हमारा जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कैसे डिपेंड करती है, RDS पर। जैसे भी पीछे बताया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो होता क्या है, हमने जैसे भी बताया था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, ये स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो जब इसके लिए रेट निकालेंगे तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, Rx पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चला जाएगा। देखो यहाँ पर जब हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, जब रेट निकाल रहे हैं तो रेट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी रिएक्टेंट पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चला जाएगा। अब जैसे कहा जाए कि इसमें न्यूक्लियोफाइल भी लिया जा रहा है, तो रेट ये होनी चाहिए थी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Rx और न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो हमारा रेट क्या हो जानी चाहिए, सेकंड हो जानी चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि जो रेट होती है उसको केवल ये एल्किल हैलाइड डिसाइड करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस रेट इक्वेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया कि जो रेट स्टेप होता है वो ये स्टेप जो पहला स्टेप है वो डिसाइड करता है। पहले स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, Rx पार्टिसिपेट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ही हमारे जो Rx है, एल्किल हैलाइड है, यही हमारा क्या करेगा, रेट को डिफाइन करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जैसे इसमें कहा जाए, अगर इसमें ये कहा जाए कि मान लो कि ये जो रिएक्टेंट है इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और जो न्यूक्लियोफाइल है इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो हमारा रेट क्या हो जाएगी, ठीक है, या इसके मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए। तो देखो रेट हमारी डिपेंड किस पे कर रही है, रेट हमारी डिपेंड कर रही है Rx पर, ठीक है। तो अगर Rx हमारा 2 हो जाएगा तो रेट भी हमारी 2s हो जाएगी, 3 होगा तो 3 हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो, न्यूक्लियोफाइल जब रेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का प्रेजेंस या न्यूक्लियोफाइल चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे हमें रेट पर हमको फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो जो रेट है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल Rx पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट है इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस। देखो अभी जैसे इसमें बताया कि जो SN1 रिएक्शन है वो मेन डिपेंड करती है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पर। जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही फास्ट हमारी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मान लो कि कार्बोकैटायन कोई बनता है और बनने के बाद उससे भी स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बन सकता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ पे तो हमने जो कार्बोकैटायन बन लिया था वो हमारा टर्शियरी, तो हमारा ऑलरेडी स्टेबल है। मान लेते हैं कि कोई कार्बोकैटायन बनता, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि ये पहला स्टेप होता, पहला स्टेप होने के बाद कार्बोकैटायन इस तरह का बनता, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बनता, ठीक है। अब देखो ये कार्बोकैटायन मतलब ये जो पहले स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता वो ऐसा बनता। तो पॉइंट ये कह रहा है कि कार्बोकैटायन जब ये बना है तो हम देखेंगे क्या इससे भी स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। इससे स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा कौन सा बन सकता है, बन सकता है CH3 CH3 CH3, ये पॉजिटिव कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीअरेंजमेंट कहा जाता है। पीछे बताया गया था रीअरेंजमेंट कहा गया। रीअरेंजमेंट में क्या होता है,
H+ आयन, मेथिल आयन, फेनिल आयन, इनकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। बस में कैसे हो रही है, पीछे करके बताया था। तो अगर कोई रीअरेंजमेंट के थ्रू और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो हमारा इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, बट नॉट इफेक्ट रेट। रेट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। रेट जो इसको ले रहे थे हम रेट उसी के लेंगे। यहाँ पे तुमने रीअरेंजमेंट करा दिया है। थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर थर्ड पॉइंट में ये बता रहा है अगर कोई कार्बोकैटायन हमारा जो पहले स्टेप में बन रहा था अगर उससे भी स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बन सकता है तो हम उसी के आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, उसका क्या करा देंगे, रीअरेंजमेंट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा, जो पॉइंट आप लोगों को इसमें बताया गया था कि जो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, सॉरी ये जो कार्बोकैटायन है इस पर हमारा क्लोराइड क्यों नहीं अटैक कर रहा है, वाटर ही क्यों अटैक कर रहा है। तो इसमें होता क्या है, इसका कारण ये है कि इस पर क्लोराइड अटैक नहीं कर रहा है, वाटर ही अटैक कर रहा है। तो होता ये है कि जो वाटर है हमारा, जो हमारा चौथा पॉइंट जो इसमें बनेगा वो बनेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पोलर में क्या होंगे, दो पोल होंगे, पोल होंगे पॉजिटिव निगेटिव। प्रोटिक का मतलब हो गया H+। तो होता क्या है, और एसम रिएक्शन में H+ आयन होगा ही होगा। तो होता ये है कि जो वाटर होता है, वाटर का जो होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लगभग 80 होता है। तो ये क्या करता है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उनको ये ब्रेक करेगा। पहला काम तो ये करता है, ये इनके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जैसे ही इसमें क्लोराइड आयन बनेंगे, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। अब इस पर देखा जाए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस तरह का साइन होगा, ये ऑल्सो नेगेटिव है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको चारों ओर से इस तरह से कवर कर लेंगे। देख रहे हो, इसके चारों ओर इन्होंने घेरा टाइप का बना लिया, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ कर रहा है। तो वाटर हमारा बहुत सारा होगा, तो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जा करके हमारे कार्बोकैटायन पे क्या करते हैं, अटैक कर जाते हैं। तो ये कारण होता है कि इसमें जो होता है हमारा जो क्लोराइड आयन है वो हमारा फिर से इस पर अटैक नहीं कर पाता है। हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैक करते हैं। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन आयन जो इनमें हाइड्रोजन है उन्होंने क्या किया, इसको चारों ओर से कवर कर लिया। तो क्लोराइड आयन को चांस ही नहीं मिलता है कवर करने के लिए। कौन अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट है हमारा कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन रिएक्शनों में जो एनर्जी होती है ज़्यादा रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमारे क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा Cl, यहाँ पे हमारा क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, और CO यहाँ पर देखो ये जो बन रहा है CO, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमारा किस में जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो इसमें ये है कि इसमें जो बताया गया है कि ये बोथ साइड से अटैक करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे तुमने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन जबकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ पे हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। बोथ साइड से अटैक करता है। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया था रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट, वही हमारा इसमें प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है ज़रा देखो। अब इसमें जो 6 पॉइंट आता है वो आ जाता है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, जैसे यहाँ पे ये हमारा जो कार्बोकैटायन बना है CH3 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 पॉजिटिव,
अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा वो होगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है, प्लेनर शेप कैसा होता है, प्लेनर। तो इसका कुछ शेप जो होगा वो इस तरह का होगा, यहाँ बनाते हैं, इसका जो शेप होगा इस तरह का होगा। प्लेनर वाला भी पॉइंट हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया है, ठीक है, इस तरह का होगा। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा क्लोराइड आयन लगा था वो यहाँ लगा था, ठीक है। तो जब क्लोराइड आयन निकलेगा तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऊपर और नीचे दोनों ओर से अटैक कर सकता है। देखो ये पॉजिटिव बना हुआ है, ये एक ही प्लेन में ये पॉजिटिव है, तो इसमें अपर और नीचे, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जब दोनों साइड से अटैक कर सकता है तो इसमें हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। दो टाइप के प्रोडक्ट कौन से बन सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बन सकता है इस तरह का, ये न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेम तरफ न्यूक्लियोफाइल लग रहा है उसे हम क्या कहते थे, रिटेल कहते थे, और इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, रिटेंशन कहते थे। और जो अपोजिट लग रहा है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कार्बन है वो हमारा चायराल कार्बन होना चाहिए। चायराल कार्बन क्या होता था, इसमें कार्बन अपने चारों बॉन्ड से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता था, ठीक है। अब कहने को तो कह दिया जाता है कि ये जो हमारा मिक्सचर बनता है इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेसमिक मिक्सचर तो तब बनता है जब ये दोनों हमारे क्या हों, बराबर बराबर बने हों। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है ये बनता है मोर देन 50 बनता है, ठीक है, जबकि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारा लेस देन 50 बनता है। अब ऐसा क्या होता है, देखो ज़रा इसमें क्या पॉइंट होता है, अटैक करने जो आ रहा है वो क्या, कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो जब क्लोरीन यहाँ से निकले हैं तो क्लोरीन यहाँ से निकलने के बाद इसके पॉजिटिव के कारण ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, ये कहो कि क्लोरीन यहीं पर भटकते रहते हैं, यहीं पर क्लोरीन भटकते रहते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा देखेगा ऑलरेडी यहाँ पर माइनस प्रेजेंट है, तो क्या ये नेगेटिव, इसी नेगेटिव की साइड से अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो बहुत ही कम कर पाएगा। जबकि यहाँ पर देखेगा साइड पूरी खाली है तो यहाँ से अटैकिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो हमारे अनइक्वल प्रोडक्ट बनते हैं। कहा जाता है ये हमारा मेजर बन रहा है, ये हमारा माइनर बन रहा है। तो जब हमारे अनइक्वल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम इसको कम्प्लीटली रेसमिक मिक्सचर नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही नहीं रही। तो इसके जो स्टार्टिंग से आप लोगों को पॉइंट बताया गया वो आप लोगों को पॉइंट कुछ क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या बताया गया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन की मीन्स होता है कि ये क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो अटैकिंग एजेंट होगा वो क्या, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई भी अटैकिंग एजेंट हो अगर वो उसको हटा रहा है, उसकी जो सब्सट्रैक्ट है उसके किसी ग्रुप को हटा रहा है, उसकी जगह खुद लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको हटाने वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल होता तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 4 टाइप का होता है, SN1, SN2, SNI, SNAR। तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर। 3 स्टेप इसमें बताए गए थे, जिसमें 2 स्टेप आप लोगों को क्लियर कर दिए गए हैं। ये 3rd स्टेप इसमें नहीं बनता, ये हमारा SN2 में बनता है। क्या होता है अभी आगे बताया जाएगा। इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था। अब इसमें जैसे 2 पॉइंट बताए गए कि ये हमारा किसको डिसाइड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, और ये हमारा कौन सा रिएक्शन होती है, यूनिमॉलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस करके बताया कि जो हमारा पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और यही स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहीं से हम क्या निकालते हैं, रिएक्शन की रेट निकालते हैं। ये हमारी एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, 2 स्टेप में रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बताया गया है कि यूनिमॉलिकुलर क्या होता है, इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे निकाला जाता है, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे हमारा डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो इस स्टेप में डिपेंड करता है, और पहले स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, पहले स्टेप में जो हो रहा है वो हमारा एल्किल हैलाइड ही तो ब्रेक कर रहा है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसलिए हमारा किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। अगर
एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट के लिए जो एक्चुअल जो फार्मूला लग रहा है वो ये फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला हमारा नहीं लग रहा है। ठीक है, रीअरेंजमेंट बताया गया कि अगर इससे कार्बोकैटायन बनने पर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है इससे स्टेबल कोई बन सकता है, तो वो क्या करेगा? इसको रीअरेंज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इस पर क्लोरीन ही क्यों नहीं अटैक कर जाता था, ये जो क्लोरीन माइनस बना यही इस पर क्यों नहीं अटैक कर जाता था? तो बताया गया वाटर क्या करता है, इसको चारों ओर से घेर लेता है। जब चारों ओर से कवर कर लेता है तो क्लोरीन को चांस नहीं मिलता, बच्चे वो वाटर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, जाकर के इसके ऊपर अटैक करते हैं कार्बोकैटायन पर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोथर्मिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर देखा जाता है जो लास्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, इसलिए ये क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ करता है। 6 स्टेप बताया गया स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन निकाल के देखो, sp2 आएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ, तो ये इसका प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मान रहा है क्लोरीन था, क्लोरीन यहाँ निकला तो पॉजिटिव ये जनरेट हुआ, तो जो न्यूक्लियोफाइल आया वो ऊपर और नीचे दोनों ओर से अटैक कर सकता है। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट को हम रिटेल कहते थे, रिटेल हो रहा है, रिटेंशन हो गया। नीचे से अटैक कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन कहेंगे। ये हमारा रैस्मिक मिक्सचर कह दिया जाता है, लेकिन रैस्मिक मिक्सचर 100% तब होता है जब ये दोनों हमारे जो रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों हमारे क्या बने? सेम बने। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है ये हमारा मोर देन 50 बन रहा है और ये लेस देन 40 बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? रैस्मिक मिक्सचर इसको कहा जाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली हमारा रैस्मिक मिक्सचर नहीं होगा, नियर होगा लेकिन कम्प्लीटली नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी जो टॉपिक बताया गया है SN1 रिएक्शन को इसमें एक्सप्लेन किया गया। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।